हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार मैं इधर लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैथ्स लिख देता हूँ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लिख देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप बेसिक यानी कि पार्ट 1 इसका इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के पढ़ सकते हो। एक वीडियो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी बना दी है, ठीक है। उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कैसे एक पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। इस चैप्टर में क्लास 10th में आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। नंबर 1 आपको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। नंबर 2 आपको पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। और लास्ट आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, और वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, यानी कि तीनों पॉइंट्स अगर सेम लाइन में नहीं लाई करते तो ऑफ कोर्स ये क्या करेंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अगर ऐसे नहीं है, अगर तीनों कोलिनियर नहीं है तो हमेशा क्या करेंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। उस ट्रायंगल का एरिया निकालना हम सीख लेंगे, ठीक है। पैटर्न कैसा रहेगा, सबसे पहले जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला है तो आज की क्लास में मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला डेराइव करा दूंगा और निकालते कैसे हैं वो थोड़ा सिखा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में सेक्शन फार्मूला मैं आपको डेराइव करके दिखा दूंगा और थोड़े क्वेश्चन करा दूंगा। उससे नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला के कर लेंगे और सेम वे में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए भी प्रोसीड करेंगे, ठीक है भाई। और लास्ट में हम कुछ पिछले सालों में आए हुए सवाल देखेंगे कि हम उन्हें कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बेसिक सा मैं यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट प्लेन का फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, ठीक है। और सपोज हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है सपोज ये हमारे पास क्या है बी। अगर तो हम डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम सपोज ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ऑफकोर्स हमें सबसे पहले तो इनके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। सपोज ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1, y1, ठीक है। तो ए पे x की वैल्यू x1 है और y की वैल्यू y1 है। x1 और y1 कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से जो हमारा ये बी पॉइंट है, यहाँ पे सपोज x की वैल्यू क्या है, x2 है और y की वैल्यू क्या है, ये है सपोज, ठीक है। तो देखो भाई हमें क्या करना है, ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो हमारा ये ए पॉइंट है और जो हमारी ये वाली लाइन है, ये लाइन और जो हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि बेसिकली ये हमें लाइन डिस्टेंस निकालना था तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x1। यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा ये डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 होगा। x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बच गया, x2 माइनस x1 बच गया। सेम वे में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का y2 है और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, y1 है। देख सकते हो y2 है, y1। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये, ठीक है भाई। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देख लूँ ए बी, इसका कुछ भी नाम रख लो सी, तो आपको पता होगा ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर क्या है ए बी, 90 डिग्री के जो भी अपोजिट होता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये एक राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड भी होती है। तो ए बी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, मस्ट बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ए बी चाहिए, यानी कि ये वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ए बी का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी स्क्वायर, यानी कि y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस
x2 माइनस x1 स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1, क्या है? x2 माइनस x1 स्क्वायर। अब अगर हमें AB की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर से इधर रूट ट्रांसफर कर देंगे। ये क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। पर जनरली हम इसको कैसे लिख लेते हैं? x को आगे की तरफ लिख लेते हैं, y को पीछे की तरफ लिख लेते हैं। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप बुक में देखो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस किस हिसाब से आपको लिखेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब कोई बच्चा कहेगा सर अगर हम y1 माइनस y2 का स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना डिस्टेंस A से B तक का होगा उतना ही डिस्टेंस तो B से A तक का होगा ना। आप AB की बजाय BA निकाल दोगे, पर AB और BA का डिस्टेंस तो क्या है? सेम ही है ना। और डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, और नेगेटिव होता है तो कब होता है? कि जब हम उसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पर यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? A से B का बीच का जो डिस्टेंस है, हमें उसके डायरेक्शन से लेना देना है। अगर डायरेक्शन से लेना देना होता तो जब यहाँ पे मैंने स्क्वायर से इधर रूट लाया तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगाता, पर मैंने माइनस इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि नेगेटिव में हमारा डिस्टेंस हो नहीं सकता। तो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अगर आप चाहो तो मैं इसको नंबर्स की फॉर्म में भी लेके आपको दिखा सकता हूँ ताकि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। अगेन सपोज यहाँ पे हमारे पास ये हमारा क्या है? x एक्सिस है और ये सपोज y एक्सिस है, ठीक है। और इस पर कुछ पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये पॉइंट है हमारा 2,3, ठीक है। और एक पॉइंट और ले लो यहाँ पे, ये पॉइंट ले लो आप सपोज 5,7, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2 है। क्योंकि किसी भी पॉइंट की हम जो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं वो किसके रेफरेंस में देखते हैं? ओरिजिन के रेफरेंस में देखते हैं भैया ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई यहाँ से, और y की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 3 हो गई। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 5, और y की वैल्यू कितनी है? 7, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स चाहिए। तो मैंने पहले ही क्या किया था? इस तरीके से एक ट्रायंगल बना दिया था, इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया था। अब आप मेरे को खुद बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये 5, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो 2 और 5 के बीच में कितना होगा? 3 होगा। अच्छा जी, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 7 और 3 के बीच में कितना होगा? 4 होगा। 4 यहाँ है तो 4 ही यहाँ होगा। अब सपोज है डिस्टेंस D हमें निकालना है, तो D किसके इक्वल होगा? D का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मस्ट बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो D स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 9 प्लस 16, तो D स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 25, तो D मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो यहाँ पे से D की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। अब यहाँ पे जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट ट्रांसफर करें तो प्लस माइनस लिखना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो आंसर -5 भी आना चाहिए। पर क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टेंस ही चाहिए जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लिखा। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5 आ गई, ठीक है। तो नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख लो। पहले मैंने x2 माइनस x1 लिखा था, उसका मतलब क्या था? 5 माइनस 2 x2 माइनस x1। उसी को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। और क्या लिखा था? y2 माइनस y1, तो y2 7, y1 3, तो उसको यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है? 7 माइनस 3 को सीधा मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 4 लिख दिया, ठीक है भाई। तो यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सब नहीं भी समझ आता, आप सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला भी अगर याद कर सकते हो तो भी कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको आप ना कर पाओ, ठीक है भाई। वैसे तो समझ आने आना चाहिए, पर अगर ना भी आए तभी भी अगर आप सिर्फ इतना एक डिस्टेंस फॉर्मूला याद रख सकते हो तभी भी सारे सवाल आप आराम से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़े से सवाल लेकर के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
द पॉइंट्स, find the distance between the points 3, 2 and -1, -3। ठीक है, तो अब हमारे पास हमको मालूम है क्या कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x2 क्या है -1 और x1 क्या है -3। उल्टा कर दो तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x2 से मान लो x1 से मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। अब अगेन y2 क्या है -3 और y1 क्या है 2, तो -2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस ही आएगा, -4 × -4 + 16 और -5 का स्क्वायर 21, तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 41। क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम साथ में क्या लिख देंगे यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं ना मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, इंच है, फुट है, यार्ड है, क्या हमें नहीं पता ना, तो हमने सिंपल क्या लिख दिया यूनिट्स लिख दिया। ठीक है, और सपोज जैसे कि सपोज आपको ऐसे पूछ लें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सपोज -1, फ्रॉम ओरिजिन, मतलब अब की बार पॉइंट नहीं दिया, क्या यूज कर दिया ओरिजिन यूज कर दिया, पर आपको तो पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0 होते हैं, है ना। तो इस हिसाब से अब ये सवाल भी सेम तरीके से हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 - -1, तो 0 - -1 प्लस का स्क्वायर 0 - 7, तो 0 - 7 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 0 माइनस फॉर्मूले में क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या है x2 - x1 है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा 0 माइनस, और यहाँ पे एक और माइनस है क्योंकि -1 तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 -7 का स्क्वायर 49, तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट को 50 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं, और 2 5 एक जैसे हैं, 1 5 बाहर आ गए, समझ रहे हो, 5√2 यूनिट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, यूनिट्स जरूर लिखना भाई। ठीक है, ये इग्नोर कर देते हैं हम, जैसे कि अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है मीटर तो हम मेंशन कर देते हैं, यूनिट चेंज भी कर देते हैं, पर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिस कर देते हैं। ठीक है, अगर आपके पूरे नंबर आ रहे हैं ना काट लेंगे, तो आधा नंबर एक नंबर इसी चीज़ का काट लेंगे। ठीक है, और देखो घबराने की बस जरूरत नहीं। सपोज 2 पॉइंट है हमारे पास, एक है सपोज a, b और दूसरा सपोज -a, -b, वेरिएबल की टर्म में दे दिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ लो, पर हमें तो मालूम है ना, हमें क्या मालूम है डिस्टेंस किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे x2 क्या है माइनस है, माइनस x1 क्या है a, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप देख लो कितना है 2a, वही यहाँ पे लिखा है, y2 - y1, y2 की वैल्यू क्या है -b और माइनस y1 की वैल्यू क्या है b का स्क्वायर कर दो भाई इसको, -2 का -2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, लिख दो, और 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा, लिख दो ये। अब यहाँ पे से अगर आप कॉमन निकालो तो 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा। अब इसको हम जैसे स्प्लिट कर लेते हैं ना, जैसे सपोज 2 × में 3 की पावर सपोज 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 7 × में 3 की पावर 7। तो अब यहाँ पे रूट दोनों पे, एक टर्म ये है दूसरी टर्म ये, इन दोनों पे मल्टीप्लाई में रूट है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं √4 × में √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। √4 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो ये क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझ लो यूनिट्स, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं, अब इसके अंदर ये मतलब और अगर करना चाहें आपके साथ डिस्टेंस फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, यही रहेगा हर सवाल में, यही लगाना पड़ेगा। अब अगर आपसे चेंज करवाना भी चाहेंगे तो क्या करवा सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। सपोज 3 पॉइंट्स दे दिए,
ठीक है। अब 3 पॉइंट से क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। आपको चेक करने के लिए बोल देंगे क्या है ट्रायंगल आइसोसेलेस है या फिर क्या है ट्रायंगल इक्विलेटरल है। भाई सीधी सी बात है, एक ही अगर ट्रायंगल है तो इसकी 3 साइड्स होंगी। आप डिस्टेंस निकाल लो, अगर 2 साइड इक्वल आ जाए तो आइसोसेलेस बोल दो, अगर तीनों साइड इक्वल आ जाए तो इक्विलेटरल बोल दो। इसी तरीके से सपोज क्वाड्रिलेटरल में भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। सपोज 4 पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है, 4 पॉइंट दे दिए और 4 पॉइंट देने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ भाई इसके बारे में, शायद आपको याद ना हो। तो इसके अंदर आपको 6 साइड निकालनी पड़ेगी। जब भी वो आपसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछते हैं तो आपको 6 साइड निकालनी पड़ेगी। 4 तो ये हो गई और 2 क्या निकालने पड़ेंगे आपको, डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अब देखो भाई इसके अंदर क्या हो सकता है, हो सकता है आपके पास AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D आ जाए, यानी कि चारों साइड इक्वल आ जाए। अगर चारों साइड इक्वल है तो ये क्या होगा, स्क्वायर नहीं, रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम डायगोनल चेक करेंगे। अगर तो चारों साइड इक्वल आने के बाद डायगोनल भी इक्वल आ जाए तब इसको बोल देना स्क्वायर, कि अब तो भाई पक्का से क्या है, स्क्वायर। पर अगर डायगोनल इक्वल ना आए तब इसको क्या बोलना कि ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, रोम्बस है। क्या है, रोम्बस। पर अगर ऐसा हो कि सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है ना, क्या हो कि AB इज इक्वल टू किसके, CD के, एंड जो हमारा BC है ये किसके इक्वल है, BD के। तो अब अपोजिट साइड इक्वल है तो क्या क्या हो सकता है, या तो पैरेललोग्राम होगा या तो रेक्टेंगल होगा। अगर तो डायगोनल भी इक्वल है यानी कि AC इज इक्वल टू BD है तो इसको क्या बोल देना, रेक्टेंगल बोल देना। और अगर तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है तो इसको क्या बोल देना भाई, पैरेललोग्राम बोल देना। ये मैंने पैरेललोग्राम लिखा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हालांकि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी बातें हम दोबारा से कर रहे होंगे, पर फिर भी अगर हो सके तो आप इस कार्यक्रम को याद करने की कोशिश करना, ठीक है। वैसे तो पहले से ही आपको पता होना चाहिए, छोटे बच्चों वाली बातें हैं कि अगर तो हमारा ये सब कार्यक्रम होता है तो क्या क्या कार्यक्रम हो जाता है। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो ऑफकोर्स या तो रोम्बस है या तो स्क्वायर है। फिर इनमें कैसे डिसाइड करेंगे, डायगोनल देख के। अगर सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है तो हम कैसे देखेंगे कि अगर तो डायगोनल्स इक्वल हैं तो क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल है। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो फिर क्या बोल देंगे भाई कि ये क्या हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत बातें आपसे पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे और आगे डिस्टेंस फार्मूला के थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू तब तक के लिए, बाय बाय, टाटा।